चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। संभल मस्जिद के बचाव में उतरे अखिलेश कोर्ट के ऑर्डर पर भी उठा दिए सवाल। दोस्तों, संभल में हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को संसद में उठाने के लिए सपा सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। सपा ने संभल हिंसा पर चर्चा की मांग की और सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज FIR को गलत बताया। अखिलेश ने कहा, जब सांसद बर्क उस समय संभल में मौजूद ही नहीं थे तो उनके खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया गया। उन्होंने सांसदों के संरक्षण की मांग की ताकि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। हिमाचल सीएम सुक्खू ने EVM पर उठाए सवाल, बोले बैलेट पेपर से हो चुनाव। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM की विश्वसनीयता पर चिंता व्यक्त की। उनकी टिप्पणी कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर द्वारा चुनाव में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी प्रणालियों की सुरक्षा के बारे में सवाल उठाए जाने के बाद आई है। इजराइल के हमले में लेबनान में 28 की मौत, बेरूत में इमारत पर मिसाइल अटैक, 48 घंटों में 120 फलस्तीनियों की मौत। दोस्तों, संघर्ष विराम के प्रयासों के बीच इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को लेबनान पर इजरायली हमले में 28 लोग मारे गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, मध्य बेरूत में हवाई हमले में 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं राजधानी के उत्तर पूर्व में हुए हमलों में 13 अन्य लोग मारे गए हैं। मैंने कभी दावा नहीं किया कि बीजेपी जीतेगी, झारखंड में करारी शिकस्त पर बोले हिमंत विश्व शर्मा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की झारखंड चुनाव में बुरी तरह हार हुई है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री व झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत विश्व शर्मा ने एक बड़ा दावा किया है। CM शर्मा ने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा दावा नहीं किया था कि बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव जीतेगी। CM शर्मा ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, जब भी आप मुझसे झारखंड के बारे में पूछते थे तो मैंने कहा कि यह एक कठिन राज्य है। मैंने कभी दावा नहीं किया कि हम जीतेंगे। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के लिए वहां चुनाव लड़ना कठिन काम था, लेकिन हमने मौजूदा परिस्थितियों में अच्छा काम किया। बीजेपी ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। महाराष्ट्र में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार, नतीजों के 2 दिन बाद नाना पटोले ने दिया इस्तीफा। विधानसभा चुनाव में हार के कुछ दिन बाद नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए पटोले ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस चुनाव में बड़ी मुश्किल से दहाई के आंकड़े तक पहुंची थी। वहीं नाना पटोले ने खुद भंडारा जिले की साकोली सीट से चुनावी मैदान में शिकस्त आजमाई थी। पटोले साकोली सीट से 4 बार के विधायक हैं, फिर भी उन्हें इस सीट से जीत दर्ज करने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। उन्हें महज 208 मतों के अंतर से जीत मिली थी। इस्कॉन के चिन्मय प्रभु पर कार्रवाई, देशद्रोह के आरोप में बांग्लादेश पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों, बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु पर कार्रवाई की गई है। उनको देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में बांग्लादेश पुलिस ने ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग ढाका की सड़कों पर उतर पड़े और जाम लगा दिया। चिन्मय प्रभु चटगांव जाने के लिए हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे थे, जहां से गिरफ्तार कर पुलिस उनको जासूसी शाखा के कार्यालय ले आई। संजय दत्त ने लहराया भगवा ध्वज, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पदयात्रा में शामिल, बागेश्वर बाबा पर कह दी बड़ी बात। दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 9 दिवसीय हिंदू एकता पद यात्रा सोमवार को MP-UP की सीमा से लगे देवरी गांव। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान अभिनेता संजय दत्त को देखने के लिए भारी भीड़ पहुंची। संजय दत्त भगवा ध्वज हाथ में लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ चलते नजर आए। संजय दत्त ने हर हर महादेव का नारा लगाया और अपने हाथ में भगवा ध्वज थामा व धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ भगवा ध्वज लहराते हुए लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल चले। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अडानी के 100 करोड़ रुपए के दान को ठुकराया, CM रेवंत रेड्डी ने किया ये ऐलान। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हैदराबाद में स्थापित की जा रही है यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी द्वारा दिए जाने वाले 100 करोड़ रुपए के दान को स्वीकार नहीं करेगी। वहीं मुख्यमंत्री रेड्डी ने ये घोषणा की कि ऐसे समय में की है जब अडानी के अध्यक्ष पर अमेरिकी अदालत में
अभियोग लगाया गया। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस सरकार अडानी समूह पर लगे आरोपों के बीच खुद को किसी भी अनचाहे विवाद में शामिल नहीं होने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि अभी तक तेलंगाना सरकार ने अडानी समूह सहित किसी भी संगठन में अपने खाते में एक भी रुपया स्वीकार नहीं किया। रेड्डी ने कहा, मैं और मेरी मंत्रिमंडल के सहयोगी ऐसी अनावश्यक चर्चाओं और स्थितियों में शामिल नहीं होना चाहते जिससे राज्य सरकार या मेरी छवि को नुकसान। बता दें दोस्तों, गौतम अडानी ने 18 अक्टूबर को हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेड्डी से मुलाकात की थी और कौशल विश्वविद्यालय को दान के लिए प्रतीकात्मक रूप से 100 करोड़ रुपए का चेक सौंपा था, जिसे अब उन्होंने लेने से मना कर दिया है। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के पिता का निधन, आशिका भाटिया के सिर से उठा साया। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस OTT 2 फेम आशिका भाटी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। आशिका के पिता का निधन हो गया। इस खबर की जानकारी आशिका भाटिया ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी है। सोना 1000 रुपए टूटकर 79,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चांदी 1600 रुपए फिसली। दोस्तों, सराफा बाजार के सूत्रों के अनुसार कमजोर वैश्विक रुख के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 1000 रुपए टूटकर 80,000 रुपए के स्तर से नीचे आ गया। 99.9% शुद्धता वाली इस बहुमूल्य धातु का भाव 1000 रुपए कम होकर 79,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले शुक्रवार को सोने का भाव 80,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 1600 रुपए की गिरावट के साथ 91,700 रुपए प्रति 10 किलोग्राम रह गई। जो संगठन करना चाहता है असम को भारत से अलग, उस पर सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। 5 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया बैन। दोस्तों, असम को भारत से अलग करने की सोच रखने और उसके लिए काम करने वाला संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मोदी सरकार ने उल्फा पर प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र ने असम को भारत से अलग करने के उद्देश्य से काम करने तथा जबरन वसूली और हिंसा के लिए अन्य उग्रवादी समूहों के साथ संबंध बनाए रखने के कारण यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम पर सोमवार को प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ा दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि उल्फा अपने सभी गुटों, शाखाओं और संगठनों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। इसमें कहा गया कि उल्फा ने असम को भारत से अलग करने के अपने उद्देश्य की घोषणा की है, अपने संगठन के लिए लगातार धन की उगाही कर रहा है तथा जबरन वसूली और हिंसा के लिए अन्य उग्रवादी समूहों के साथ संबंध बनाए हुए है। इजराइल व ईरान के संपर्क में भारत विदेश मंत्री जयशंकर ने की शांति की अपील, कहा हमारे हित भी जुड़े। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर यूक्रेन रूस की हालात के साथ ही पश्चिम एशिया की तनावपूर्ण स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और सभी संबंधित देशों व दूसरे प्रमुख देशों से आह्वान किया कि वह इसे हल करने में शीघ्रता दिखाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रोम मेडिटेरियन डायलॉग 2024 में पश्चिम एशिया की स्थिति को सीधे तौर पर भारत के हितों से जोड़ते हुए कहा कि इन देशों में 90 लाख भारतीय रहते हैं। खाड़ी के देशों के साथ भारत का सालाना कारोबार 160 से 180 अरब डॉलर का है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों के एनर्जी प्रौद्योगिकी व औद्योगिकी परियोजनाओं में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। इस क्षेत्र के साथ भारत के पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सुरक्षा के लिहाज से जुड़ाव है। इस बहस का आयोजन दुनिया के सबसे अमीर 7 देशों के संगठन G7 की तरफ से किया गया, जिसमें समूचे भूमध्य सागर की मौजूदा भौगोलिक व रणनीतिक हालात पर चर्चा की गई है। मध्यपूर्व की स्थिति को खास तौर पर चिंताजनक बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत, इजराइल और ईरान दोनों देशों के साथ उच्च स्तरीय संपर्क बनाकर रखे हुए है ताकि संयम बरता जाए और संवाद कायम रहे। उन्होंने कहा, मध्य पूर्व की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है। अभी तक वहां जो हुआ उसके लिए भी और जो हो सकता है उस नजरिए से भी। भारत आतंकवाद और बंधक समस्या दोनों की निंदा करता है। हमें तत्काल से इस क्षेत्र में सीज फायर लागू करना चाहिए। एस जयशंकर ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि पूरा भूमध्य सागर के साथ भारत का हित जुड़ा हुआ है और भारत इस क्षेत्र में यथाशीघ्र शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा, इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार 80 अरब डॉलर का है और यहाँ 4.60 लाख भारतीय रहते हैं। उर्वरक, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए या भारत के लिए यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र, झारखंड में इस बार 7 गुना अधिक जब्त हुई नकदी शराब, ECI ने जारी किए आंकड़े। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने अब तक दोनों राज्यों में प्रलोभन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मौजूदा चुनाव में जब्ती
1000 करोड़ रुपए को पार कर गई है। इसके अनुसार 2019 की तुलना में महाराष्ट्र और